दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन इस फिल्म में प्यार तो पागल खाने का प्रिंसिपल निकला। स्वागत है आपका JR रिव्यू पर, जहां हम फिल्मों को समझते भी हैं और मजे भी लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसमें पॉलिटिक्स, पावर, प्यार और पागलपन चारों का कॉम्बो पैक है। नाम है एक दीवाने की दीवानगी। ये कहानी है विक्रमादित्य भोंसले की, जो पॉलिटिक्स में हीरो है और एटीट्यूड में विलन। जब उसकी नजर पड़ती है बॉलीवुड की क्वीन अदा पर, तो साहब का प्यार नहीं, जुनून शुरू हो जाता है। और अदा भी कम नहीं, वो कहती है प्यार बराबरी से होता है, ऑर्डर से नहीं। तो तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि आज का ये रिव्यू आपको दिखाएगा कि दीवानगी कब रोमांस से क्राइम बन जाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है विक्रमादित्य भोंसले से, शहर का ऐसा दबंग छोरा जिसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक कहता है, भाई तू ही बैठ जा मेरी कुर्सी पर। विक्रम का मोटो है, मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है। अब कहानी में एंट्री होती है विक्रम के पापा की, जो बचपन में एक इमोशनल IPL मैच खेल चुके हैं। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ बेटा। अगर विक्रम पैदा होता तो उसकी मां नहीं बचती, और अगर मां को बचाया जाता तो विक्रम नहीं बचता। तब यहाँ विक्रम के पिता ने विक्रम को चुना और अपनी पत्नी को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी से विक्रम के अंदर एक ही चीज है, अगर कोई चीज मेरी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं होगी, लड़की हो या फिर CM की सीट। तो साहब, CM तो बस नाम के लिए राजा है, असल में तो पूरा राज विक्रम और उसके पापा चलते हैं। अब जनाब की लाइफ में सब कुछ है, पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, बस प्यार की जगह खाली थी। और फिर एंट्री होती है बॉलीवुड की क्वीन अदा की। लोग उसे देखने के लिए इतना क्रेजी हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी कहती है, मैडम आप बस मुस्कुरा दो, चालान कैंसिल। तो अदा आती है एयरपोर्ट पर, कैमरे फ्लैश कर रहे हैं, फैंस चिल्ला रहे हैं, और तभी हमारे देसी लायन विक्रम की नजर उस पर पड़ती है। एक सेकंड के लिए तो विक्रम का दिल ऐसा धड़कता है जैसे DJ चेतस ने रोमांटिक रीमिक्स बजा दिया हो। वो उसकी मदद करता है, हाथ थामता है और अदा कहती है थैंक यू। बस भाई, यहीं से विक्रम का सिस्टम हैंग हो जाता है। CM की कुर्सी भूल गया, पावर भूल गया, अब बस एक ही मिशन, अदा चाहिए मुझे। अब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बस अदा को किसी भी हालत में पाना चाहता है। जितनी देर भी विक्रम एयरपोर्ट पर रहा, वो हर वक्त बस अदा को ही देखते रहता है। तो एक ऐसा इंसान जो कभी हंसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सीरियस रहता था, लेकिन आज वह इंसान हंसता है। अदा को याद करते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब दूसरी तरफ अदा कोई फिल्मी हीरोइन नहीं, वो खुद रूल बुक लेकर आई है। उसके अपने उसूल हैं, न तो पैसों के लिए झुकेगी, न गंदे सीन के लिए हाँ करेगी। वो है सेल्फ रिस्पेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर, जो रोल पसंद नहीं वो रिजेक्ट। फिर चाहे मूवी में शाहरुख खान क्यों ना हो। तो अब एक तरफ है विक्रम, जो दुनिया जीत चुका है, और दूसरी तरफ अदा, जो खुद की दुनिया की रानी है। तो अब विक्रम का प्यार सिर्फ देखने तक नहीं रहा, भाई अब अदा से मिलना चाहता है किसी भी हाल में। और किस्मत देखो, अदा की डेट्स पूरी एक हफ्ते के लिए खाली। ना कोई अवार्ड शो, ना कोई रैंप वॉक, ना कोई ब्रांड लॉन्च, बस एक ही इन्विटेशन। और वो इन्विटेशन आया है विक्रमादित्य भोंसले की तरफ से। अब विक्रम का ये कैंपेन क्या है, तो हर महीने एक सेलिब्रिटी जाएगी आर्मी कैंप, जवानों का हौसला बढ़ाने और दिल बहलाने के लिए। मतलब एक तरफ देशभक्ति और दूसरी तरफ देवदास विक्रम की रोमांटिक प्लानिंग। अब अदा थोड़ा सोच में पड़ जाती है और अपनी मैनेजर से कहती है, इस विक्रमादित्य भोंसले के बारे में क्या सुना है। तो मैनेजर थोड़ा डरते हुए बोली, मैम बस इतना ही सुना है कि इन्हें ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब जब खबर आई कि अदा ने इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो उस पल विक्रम का चेहरा वैसा हो गया जैसे किसी ने राजनीति की कुर्सी ही छीन ली हो। अब विक्रम बोला, अगर अदा ना बोले तो इसका मतलब है कि उसे हां बोलवाना पड़ेगा। बस फिर विक्रम निकल पड़ता है अदा से पर्सनली मिलने। जब दोनों आमने सामने हुए, विक्रम ने पूछा, आखिर तुमने मना क्यों किया। अदा ने बहुत ग्रेसफुली जवाब दिया, देखो आर्मी जवानों के बीच जाकर फोटो खिंचवाना मुझे PR और पब्लिसिटी स्टंट लगता है। अगर ये न्यूज बाहर निकली तो बदनामी तुम्हारी भी होगी, मेरी भी और जवानों की भी। अब ये सुनकर पहली बार विक्रम थोड़ा स्पीचलेस हो गया। फिर बोला, ठीक है, फिर हम PR नहीं करेंगे, कोई कैमरा नहीं होगा, कोई मीडिया नहीं होगी, बस मैं, तुम और हमारे सोल्जर्स। और ये सुनते ही अदा ने मुस्कुराकर हाँ बोल दिया। तो अब कहानी पहुंचती है बर्फ से ढके जम्मू कश्मीर की वादियों में, जहां विक्रम और अदा दोनों ऐसे घूम रहे हैं जैसे चुनावी रैली नहीं, शिमला हनीमून ट्रिप पर निकले हों। विक्रम हर जगह अदा को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार दिल वाले नेताजी को दिल मिल गया हो। रास्ते में दोनों खूब बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, और फिर फाइनली वो पहुंचते हैं आर्मी कैंप। यहाँ के जवानों का मूड देखकर कोई भी कह दे, ये कैंप नहीं कॉमेडी शो है भाई। अब ट्विस्ट आता है, आर्मी के जवान बोलते हैं, चलो आज रोल स्विचिंग गेम खेलते हैं।
अदा बनेगी पॉलिटिशियन और विक्रम बनेगा एक्टर। बस फिर क्या था। अदा मंच पर गई, माइक उठाया और ऐसा भाषण दिया कि पूरा कैंप तालियों से गूंज उठा। वो बोली इतनी क्लास और कॉन्फिडेंस से कि विक्रम भी सोच में पड़ गया। भाई, ये तो मुझसे बेहतर नेता निकली। अब बारी आई विक्रम की और उसका टास्क था अदा को रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना। विक्रम, जो अब तक सिर्फ मुस्कुराता था अदा के सामने, अब खुलकर दिल की बात बोल देता है। ना कोई डायलॉग याद किया, ना कोई स्क्रिप्ट, बस दिल से दिल की बात कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अदा को लगा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है विक्रम, ये तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर है। पर नहीं, वो एक्टिंग नहीं थी, वो तो विक्रम का सच्चा दीवाना दिल बोल रहा था। फिर अचानक सीन में एंट्री होती है एक आर्मी मैन की, जो अदा को सांप से बचा लेता है। लेकिन विक्रम को लगता है भाई ये क्या हो गया, सांप गया पर जलन आ गई। वो सबके सामने चिल्ला देता है अदा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अदा को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है, अपने मैनेजर को फोन करती है और कहती है अभी टिकट बुक करो, मैं वापस आ रही हूं। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सामने विक्रम। वो कहता है जिस तरह तुमने सुना वो गलत था, पर यह बात बिल्कुल सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अदा को विक्रम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मैं यही कहना चाहती हूं कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। विक्रम यह बात सुनने के बाद अदा से कहता है कि अब दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने साथ में जीने मरने की कस्में जो खा ली है, वह अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। और वो अदा से यह भी कह देता है कि 1 महीने के अंदर हमारी शादी है, इसलिए तैयारियां शुरू कर दो। अब जब अदा और विक्रम अपने अपने घर आ जाते हैं तो विक्रम अदा के घर पर जाता है। वह अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स, मिठाई और कपड़े लेकर जाता है। वह यहाँ अदा की फैमिली वालों से मिलता है और उनसे कहता है कि यह शादी का शगुन है। सुना है कि लड़की वालों के घर पहली बार जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो यहाँ विक्रम ने अदा के पापा को बता दिया 1 महीने में हमारी शादी है, तैयारियां शुरू करो। और तभी अदा एंट्री मारती है। अदा बोलती है शादी सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, मेरी भी मर्जी है और मेरी मर्जी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब विक्रम का चेहरा जम गया। लेकिन यह सारा ड्रामा पब्लिक हो रहा है और पूरा शहर, सब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो विक्रम से डरते थे, सब देख रहे हैं। और फिर सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों से अदा को निकाल देते हैं। ये सारी चीजें जब अदा को मालूम चली कि विक्रम की वजह से उसे फिल्मों से निकाला गया है, तो वो गुस्सर में आकर विक्रम के घर घुसती है। विक्रम खड़ा है, सोच रहा है वाह आ गई मेरी क्वीन। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, अदा यहां मिलने नहीं बल्कि धमाका करने आई है। अदा सीधे फटकार मारती है, तूने जो किया वो बिल्कुल गलत है। मुझे किसी फिल्म से निकाल सकता है, पूरी इंडस्ट्री से भी निकाल सकता है। मैं चाहे घर बैठ जाऊं, कुछ काम ना करूं, लेकिन तेरे आगे मैं कभी नहीं झुकूंगी और तेरे प्यार में भी नहीं पड़ूंगी। अब बात और तब बिगड़ जाती है जब अदा की मां और उसकी छोटी बहन के पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं। दरअसल में वह गुंडे उनके पीछे लगे नहीं थे, बस वह उन्हें देख रहे थे। और तो और अदा के पिता कॉलेज में एक टीचर हैं और उनके ऊपर भी पेपर चोरी के आरोप लग जाते हैं, जिस वजह से वहां के लोग अदा के पिता को बुरी तरह से पीटते हैं, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। तो अब ये सारी चीजें एकदम से जब अदा की लाइफ में हुई तो उसे ऐसा लगा कि यह सारी चीजें जरूर विक्रम ने कराई होगी। अदा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मालूम है कि विक्रम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो सीएम से मिलने के लिए चली जाती है, जहां उनके साथ कमिश्नर भी बैठे हुए थे। लेकिन जब अदा उनके पास पहुंची तो सीएम अदा से कहते हैं कि मुझे मालूम था कि भाभी आप जरूर आएंगी। यह सुनने के बाद अदा तो हैरान रह चुकी थी। सीएम के मुंह से जब उसने यह सारी बातें सुनी तो अदा को समझ आ गया था कि विक्रम सचमुच ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर सीएम भी उसे अपनी सीट देना चाहता है तो फिर उससे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद यहां पर विक्रम भी आ जाता है। अदा विक्रम को बोलती है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, जो तुम मेरी फैमिली वालों के साथ करना चाहते हो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। विक्रम उसे समझाता है कि जो कुछ भी तुम्हारी फैमिली वालों के साथ हुआ है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी मां के पीछे गुंडे लगे हैं, जबकि ऐसी बात है ही नहीं। वो तो तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर खड़े थे, वह तुम्हारी फैमिली के पीछे नहीं आए थे। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और तुम्हारी फैमिली से मेरा कनेक्शन है। अगर तुम्हारी फैमिली वालों को कुछ होता है तो इसमें मेरी भी बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। विक्रम शांति से कहता है,
और रही बात तुम्हारे पिताजी की, कॉलेज वाले मामले में सिर्फ एक बंदे की गलती थी और वो बंदा अब अच्छे से सबक सीख चुका है। तुम्हारे पिताजी को अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अदा के पिताजी को कॉलेज में उनके मुंह पर कालीन पोत दिया गया था। 30 साल ईमानदारी से जीने वाले इंसान पर अचानक ये इल्जाम। पिता सोच रहे थे ये सब विक्रम की गलती है, तो उन्होंने अदा से कहा, देखो बेटा, इससे अच्छा तो यही होता कि तुम उससे शादी कर लेती। अब अदा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसकी मर्जी, उसकी इज्जत, सब कुछ हवा में उड़ गया और उसने ठान लिया, अगर विक्रम ने मेरे पिताजी को परेशान किया तो मैं उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। तो एक दिन जब विक्रम स्टेज पर भाषण दे रहा था, तभी वहां अदा एंट्री मारती है, लाल साड़ी में, आंखों में आग, कदमों में ठहराव। अदा सीधा स्टेज पर पहुंचकर उसी माइक को अपने हाथ में थाम लिया जिस पर विक्रम बोल रहा था। उसने ठंडी तेज आवाज में कहा, आपके नेता जो होने वाले सीएम हैं वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, पर सुन लो, मैं उससे कभी प्यार नहीं करती। वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि मेरी फैमिली को भी तकलीफ हुआ, और जो चीज वो कमाता है वो है सिर्फ मेरी नफरत। मेरा प्यार उसे कभी नहीं मिलेगा। अदा ने कहा, मैं यहां सिर्फ कुछ बोलने नहीं आई, मैं एक घोषणा करने आई हूं। 1 हफ्ते बाद दशहरा है और दशहरे से पहले या उसके दिन अगर कोई भी इंसान विक्रमादित्य भोसले को मार देता है, मैं उस इंसान के साथ एक रात बिताऊंगी। अब दशहरे वाली रात की वो घोषणा पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। हर न्यूज चैनल, हर मोबाइल स्क्रीन पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, अदा का चैलेंज। और दूसरी तरफ विक्रम, वो शेर जो आज जख्मी था लेकिन टूटा नहीं था। अब उसके हर कदम के साथ खतरा था। जहां भी जाता कोई ना कोई उस पर वार कर देता, कभी पत्थर, कभी गोली, कभी जहरीले शब्द। फिर भी न गुस्सा न बदला, बस आंखों में अदा का प्यार और होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान। भीड़ में जो लोग उसे कभी नेता कहते थे, अब वही लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। हर कोई उसे मिटाना चाहता था क्योंकि वो अदा को चाहते थे। लेकिन विक्रम के लिए तो अदा अब भी एक इज्जत, एक इबादत थी। फिर एक दिन विक्रम एक न्यूज चैनल के लाइव शो में आता है। एंकर सीधे सवाल पूछता है, विक्रम, लोग कहते हैं कि आपने अपनी मनमर्जी में बहुत कुछ कर दिया है। अदा को, उसकी फैमिली को, उसकी जिंदगी को, सबको अपने अहम के लिए बर्बाद कर दिया। विक्रम कहता है, इसे मनमर्जी मत कहिए, क्योंकि मैंने आज तक अदा का हाथ तक नहीं पकड़ा और उसकी फैमिली को तो कभी छुआ भी नहीं। विक्रम ने कह दिया था, मेरे प्यार को दुआ चाहिए, और अगले दिन उसने वही कर दिखाया जो सिर्फ बड़े इरादों वाले लोग करते हैं। उसने 100 जोड़ों की सामूहिक शादी का आयोजन करवा दिया। पर विक्रम ने एक छोटा सा बिंदु भी छोड़ा था, एक खाली मंडप, सिर्फ इसलिए कि अगर अदा अचानक आ जाए तो वहीं उसी जगह उसी वक्त वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन अदा के दिल में अब नफरत का जहर पक्का हो चुका था। उसने विक्रम के दुआ प्रोग्राम को आकर न सिर्फ देखा, बल्कि उसने वहां आकर अपनी दुआ भी की। पर दुआ का मतलब अलग निकला। सफेद साड़ी पहनकर शांत, पर चेहरे पर ठंडे इरादों के साथ अदा ने कहा, तुम इन लोगों की शादी करवाकर दुआ मांग लो, पर मैं भी देवी से दुआ करूंगी कि तेरी मौत जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए अदा नंगे पैर देवी मां के मंदिर रवाना हो जाती है। विक्रम भी पीछे पीछे अपने दिल की आखिरी उम्मीदें लेकर चल पड़ा। रास्ते में वही भीड़ हंगामा। विक्रम पर लोग टूट पड़े, पत्थर, थप्पड़, गालियां। वह बुरी तरह जख्मी हो गया, खून पसीना सब मिला जुला हुआ था। फिर भी विक्रम क्या करेगा? अदा को बचाने की हिम्मत दिखाता है, क्योंकि उसके लिए अब जिंदगी का सारा मिशन वही है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, अदा को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बेहद ठंडे अंदाज में देवी के मंदिर पहुंचती है और खुलकर दुआ मांग लेती है, विक्रम की मौत जल्दी हो जाए। विक्रम के पिता जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उनका धैर्य टूट जाता है। इसलिए वे अदा को अपने घर उठा ले आते हैं और विक्रम से कहते हैं कि वो अब उस लड़की का नाम भी ना लें। तब विक्रम अदा के पास जाता है, जो कि उसी के कमरे में मौजूद थी। अदा गुस्से से जलती हुई कहती है, दिखा दी अपनी औकात विक्रम, यही चाहते थे ना तुम? इस कमरे में जो करना है करो, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे लिए एक जरा सी भी मोहब्बत नहीं जगेगी। विक्रम बस शांत खड़ा था, जैसे किसी ने उसकी पूरी रूह निकाल ली हो। धीरे से बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सब मेरा काम है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो अदा। ये मेरे पिताजी का फैसला है। मैं वो काम सोच भी नहीं सकता जो किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाए। फिर वो मुस्कुराता है, हल्की दर्द भरी मुस्कान के साथ। तुम्हारी नजरों में मैं रावण हूं तो ठीक है, लेकिन याद रखना, इस सदी का मैं पहला रावण हूं जो सीता को उसके घर सही सलामत छोड़ने जा रहा है।
बिना छुए बिना कुछ कहे, और बस वो दरवाजा खोलता है अदा को उसके घर तक छोड़ने के लिए। उसके कदम भारी हैं पर इरादा साफ। लेकिन जैसे ही विक्रम लौटता है, सामंत, उसका सबसे करीबी दोस्त, वहां आता है। वो कहता है, विक्रम, जो तू सोच रहा है वो सब झूठ है। तेरे पैदा होने का फैसला तेरे पापा ने नहीं किया था, यह फैसला तेरी मां ने किया था। विक्रम की दुनिया जैसे ठहर सी गई। वो पल में वही हुआ जो सिर्फ फिल्मों में दिखता है। हवा रुक गई, घंटे की टिक टिक भी सुन्न पड़ गई। सामंत आगे बोला, तुम हमेशा सोचते आए कि तेरी मर्जी ही सबकी मर्जी है। वो विरासत थी जो पापा से आई, पर असल में वो विरासत नहीं, एक दर्द था जिसे पापा ने अपनाया हुआ था। तेरी मां ने चुना था कि तू जिंदा रहे और पापा ने उस दर्द को ढो लिया। अब विक्रम के मन में एक नया सवाल जिंदा हो गया। क्या मेरी मर्जी मेरी है ही नहीं? वो शब्द जो हमेशा उसके पिता की मुस्कान के साथ गूंजते थे, जो तेरी मर्जी की नहीं होगी उसे जलवा देंगे। अब विक्रम को समझ आ गया था, सामने वाले की भी एक मर्जी होती है, और जो उसने अदा के साथ किया वो गलत था। इसलिए अगले दिन वो अदा के पास जाता है और आज दशहरा का दिन है। उसने कहा, अदा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रहा, पर मैं तुमसे एक ही गुजारिश करता हूं, मुझे माफ कर दो। दशहरे के मैदान में आकर सबके सामने ही मुझे माफ कर दो। मेरा बस यही एक अरमान है, तेरी माफी। प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ माफी। पर जैसे ही यह खबर विक्रम के पिताजी तक पहुंची, उनकी जुबां पे एक और ठंडी साजिश सवार हो गई। पापा ने अभी भी वही पुराना भय और इक्तेदार देखा और डर के साथ एक खौफनाक आदेश दे दिया। वे सामंत के पास खड़े हुए और फुसफुसाए, अगर अदा वहां पहुंचे और वह तुम्हें मौका दे तो उसे ऐसा झटका दो कि लोग सोचें कोई विक्रम को मारने आया था, पर गलती से गोली अदा को लग गई। सामंत के चेहरे पर खून जमा हो आया। दोस्ती, भेद और वफादारी का सबसे बड़ा फैसला अब उसके सामने था। वह जानता था कि यह आदेश इंसानियत पर कील ठोकने जैसा था, और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब दशहरा का मैदान पूरी तरह जगमगा रहा था। रावण जल चुका था, आसमान में चिंगारियां उड़ रही थीं। भीड़ के उस शोर में एक कोना ऐसा था जहां विक्रम और अदा एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अदा की आंखें नम थीं। शायद वह आज अपना दिल खोलने आई थी, या शायद आज वो सिर्फ माफ करने आई थी। दूर खड़ा सामंत सब कुछ देख रहा था। हाथ में बंदूक, दिल में बोझ और जहन में सिर्फ एक हुक्म गूंज रहा था, अगर अदा वहां पहुंचे तो उसे मार देना। सामंत के उंगलियों ने ट्रिगर को हल्के से छुआ। पहली गोली हवा में गूंज गई। भीड़ डर के मारे चिल्लाई, पर किसी को कुछ नहीं हुआ। और फिर दूसरी गोली चली। वो गोली सीधी अदा की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी विक्रम ने अदा की ओर छलांग लगाई। उसके सामने आकर अपना सीना गोली के सामने कर दिया। गोली उसके सीने के आर पार हो गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। बस अदा की चीख गूंज उठी, विक्रम! विक्रम उसके सामने गिर पड़ा। अदा ने उसे अपनी गोद में लिया। उसका खून उसके हाथों में बह रहा था। अदा के आंसू उसके गालों पर बहते हुए विक्रम के चेहरे पर गिर रहे थे। विक्रम ने कांपते हुए होंठों से कहा, अदा, अगले जन्म में भी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी मर्जी से अगर तुम मना कर दोगी तो मैं तुम्हारी मर्जी को चुन लूंगा और वहां से चुपचाप चला जाऊंगा। अब वो आखिरी बार अदा की ओर देखता है और कहता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। फिर उसकी सांस थम जाती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान जम जाती है। अदा उसे जोर से अपने सीने से लगाती है। आंसुओं में टूटे हुए शब्द निकलते हैं, विक्रम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन उसकी आवाज हवा में खो जाती है। विक्रम अब सुन नहीं सकता था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें JR रिव्यू को, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए और भी मसालेदार मूवी ट्विस्ट।